Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम ICAR टेक्नीशियन सोशल साइंस के लिए जो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास है ये करने लग रहे हैं और अभी हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं की हैं तो जाके पहले वो करके आओ, उससे आपका पूरा बेस डेवलप होगा और जो पीछे की चीज़ें हैं वो समझ में आएगी। हमने डेवलपमेंट और काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं और मैंने आपको जो बेसिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है ना वो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस में कवर कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, दोनों जाके कंप्लीट कर लेना। उसमें लाज़ाइस फेयर थ्योरी और जो भी सेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें कवर कराए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं बट स्टिल उस वीडियो में है, क्योंकि वो 2 वीडियोस ही उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जनरल इकोनॉमी के। ठीक है, तो वो जरूर कर लेना। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हम अभी कवर करने लग रहे हैं। सीधा क्लास शुरू करते हैं आज की। देखो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जब हमने देखा कल की क्लास में, मैंने आपको बताया कि अलग अलग हमारे यहाँ पे सेक्टर्स हैं और वेट अ सेकंड, हाँ, यहाँ पे मैंने आपसे बात करी कि यार हमारे इंडिया में या फिर बेसिकली जो भी इकोनॉमी होती है उसमें बेसिक से तीन सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। और टर्शियरी के अंदर एक क्वाटरनरी भी होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें कि हमारा नॉलेज और रिसर्च एक्टिविटीज़ होती है। नाउ अब हमें बात करनी है यहाँ पे, ये तो हमने देख लिया कि ये सारे जो है सेक्टर्स होते हैं, बट अब किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, क्या है भाई, जो हमारे देश की या फिर किसी भी देश की इकोनॉमी होती है, मैंने आपको डेवलपमेंट वाले चैप्टर में बताया था कि हम बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इनकम। तो इनकम हम यहाँ पे देख रहे होते हैं किसी भी कंट्री की कितनी है या फिर कितनी क्या चीज़ें हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि ये देश आपका डेवलप्ड है या नहीं है, फिर उसके साथ कुछ और फैक्टर्स डाल देते हैं जो कि हमने HDI में देखे। किसमें देखे भाई? जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था। मुझे कमेंट करके बताओ ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हमने देखा इनकम है, चलो ठीक है, ये सब बातें हो गई। फिर हमने देखा कि यार जो भी किसी भी कंट्री में जब ये तीनों सेक्टर है, इसका मतलब इन तीनों सेक्टर में अलग अलग लोग काम कर रहे होंगे, अलग अलग गुड्स बन रहे होंगे। तो हमने देखा यार हमें अगर अपने कंट्री में ये पता लगाना है कि कितना यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो किसी भी कंट्री में कितने क्या बन रहे हैं, अगर हमें इसके बारे में पता करना हो या फिर टोटल प्रोडक्शन पता करना हो हर एक सेक्टर का, तो वो हम कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे बात आई कि क्या आप ऐसे थोड़ी करोगे कि सपोज करो यहाँ पे आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज का हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब एक बात समझना, सपोज करो यहाँ पे आपका दो तो शुगर केन बनाते हैं, हम पूरी कंट्री की बात कर रहा हूँ, ये कंट्री एक ए है। ठीक है, इस कंट्री ए में क्या होता है, दो शुगर केन बनते हैं, चार टीचर है और आपका पांच डॉक्टर है, चार लॉयर हैं, पांच फैक्ट्रीज हैं। पांच फैक्ट्रीज आपकी अलग हैं, ये पांच फैक्ट्री अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, बताओ मुझे पूरा प्रोडक्शन कितना है, तो आप यहाँ पे ये तो नहीं बताओगे कि इसको ऐड कर दो, ये जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हैं या फिर नंबर ऑफ टीचर्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ सर्विसेज को आप ऐड कर दो। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या कहा, ठीक है, अगर इन दो लोगों की, इस दो प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे 2 रुपीज़ है और इन चार प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे 8 रुपये है, पांच प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे आपकी 15 रुपीज़ है, यानी कि मैंने क्या कहा कि ये जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हो वो रुपीज़ के टर्म में, यानी कि वैल्यू के टर्म में निकाल दो, तो हमें एडिशन करने में क्या होगी, सहायता होगी। ठीक है, अब हम बेसिकली कहाँ पे पढ़ रहे हैं, जीडीपी पे, कि किसी भी देश की जो जीडीपी है वो उसका कॉन्सेप्ट निकल के कहाँ से आया, फिर जीडीपी होती क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जीडीपी में हम क्या इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे होती है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है ना, क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि प्रोडक्ट तो गुड्स ही होते हैं। ठीक है, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी वैल्यू को हम जब पूरा मिला लेते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये दो चीज़ें हैं, दो प्रोडक्ट है, इसमें एक प्रोडक्ट की वैल्यू 1 रुपया, दो प्रोडक्ट की वैल्यू 2 रुपया, तो इसकी वैल्यू 2 रुपये निकल के आ गई। अब बेसिकली जब हमने इन सभी की जो एक बेसिक यूनिट है वो रुपीज़ में कर दी, तो इसको एडिशन करने में हमें आसानी होगी ना। इंस्टेड ऑफ दैट कि हम यहाँ पे 2 यूनिट तो इसकी थी, 2 यूनिट, 4 यूनिट ये अलग है, फिर ये 5 यूनिट अलग चीज़ का है, ये 4 यूनिट अलग चीज़ का है। तो हमने क्या कहा कि यार रुपीज़ के टर्म में हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। एक पॉइंट क्लियर है क्या यहाँ पे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना जो कि मैं वैल्यू करके बोल रहा हूँ, ये इसको याद रखना। क्वेश्चन देखो कैसा बनता है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन, टोटल
प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? तो वहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं बोलना है कि पूरे जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उसका टोटल सम कर दो, वो प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये आपकी गलत डेफिनेशन होती है। ऑप्शन में ऐसे ही घुमा घुमा के दे रखा होगा और आप वहाँ पे अटक जाओगे। टोटल प्रोडक्शन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज services produced in each sector, produced in each sector, प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, यानी कि हर सेक्टर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, उसको आप क्या बोल दोगे, ये हमारा टोटल प्रोडक्शन हो गया। लेकिन टोटल प्रोडक्शन में देखो बात किसकी हो रही है, प्रोडक्शन की, लेकिन हम ऐड किसको कर रहे हैं, वैल्यू को, यानी कि जो आपका पैसा निकल के आ रहा है ना उस पर्टिकुलर सारे के सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मिला के, उनका जो पैसा हमने ऐड कर दिया उसकी वैल्यू को बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन। किसका, और याद रखना यहाँ पे हम बात करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। चलो इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको जो जीडीपी की डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हो ना वो लाइफ भर के लिए याद हो जाएगी। अभी देखो एक बार मैं आपको यहाँ पे जीडीपी की डेफिनेशन लिखाता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको भी समझनी बाकी है। मैं देखता हूँ बच्चे क्या है जीडीपी की डेफिनेशन रट लेते हैं और उनको चीज़ें समझ नहीं आती कि डेफिनेशन में ट्विस्ट कैसे आ रहा है। देखो अभी बड़े मतलब देखो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, बेसिक्स को पकड़ो, उससे ही आपकी हर चीज़ बनेगी। सबसे पहले तो डेफिनेशन देखो, जीडीपी की डेफिनेशन होती है इट इज़ द सम ऑफ वैल्यू, इट इज़ द सम ऑफ वैल्यू ऑफ फिनिश्ड या फिर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना, फिनिश्ड या फिर आपका क्या है फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट इन ईच ईयर, इन ईच सॉरी इन पहले तो ईच सेक्टर यानी कि जो भी सेक्टर है, एंड इन ईच ईयर, या फिर आप टाइम जो भी ले रहे हो। देखो टाइम क्या होता है यहाँ पे आपका चेंज होता रहता है, वेरिएबल है, क्योंकि आप जीडीपी अगर कहोगे 5 साल की निकालनी है तो वो 5 साल का टाइम हो जाएगा। वैसे हम नॉर्मली एक ईयर का देख रहे होते हैं, इसलिए मैंने इसमें एक ईयर लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एंड इन अ ईयर, क्लियर है। तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं जीडीपी। अब बहुत ही प्यारा वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, फिनिश्ड या फिर फाइनल प्रोडक्ट का। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे मैंने जो आपको कल एग्जांपल बताया था, याद है आपको, मैंने कहा कि यार हम पहले क्या निकालते हैं, वीट निकलता है पहले, ठीक है, फिर इस वीट से क्या निकालते हो आप, फ्लोर निकालते हो, यानी कि जो आटा होता है। फिर इस आटे का आपने सपोज करो बिस्किट बना दिया, और इस बिस्किट को बनाने के लिए आपने यहाँ पे शुगर यूज़ करी होगी, या फिर जो भी आप सामान यूज़ करते हो, बेकिंग सोडा शायद यूज़ करते हैं, नहीं करते मुझे नहीं पता। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, वीट है, वीट सपोज करो यहाँ पे आपका पैदा करने में 2 रुपया लग गया, और आपको फ्लोर बनाने में यहाँ पे 4 रुपए लग गए, और इस बिस्किट को बनाने में शुगर उगर डाल के सब कुछ इसको बनाने में आपको टोटल 50 रुपीज़ लग गए, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सम ऑफ द वैल्यू। लेकिन अगर आप यहाँ पे सारे सेक्टर मिला के देखोगे तो यहाँ पे ये सारे सेक्टर में क्या हो रहा है, आप कहोगे सर ये अगर हम यहाँ पे निकाल के देखें, इस सेक्टर में 2 रुपए लग गया, इस सेक्टर में 4 रुपए आ गया, इस सेक्टर में 50 रुपए आ गया, तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे तो 56 हो जाएगी। मैं कहूँगा यार ये तो तुम गलत कर रहे हो ना, मैंने क्या बोला, फिनिश्ड या फिर फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर आप बिस्कुट में देखोगे 50 रुपए, तो इस 50 रुपए के अंदर ही तो 2 रुपए की कीमत भी छुपी हुई है, 4 रुपए की भी छुपी हुई है। यानी कि बेसिकली अगर मैं आटे की बात करूँ तो आटे में 2 रुपए छुपे हुए हैं ना, ये क्या है, 2+2 है, यानी कि आटे की कीमत तो है ही सही। लेकिन इस फ्लोर को बनाने में जो मेरी कॉस्टिंग आई है, मैंने अगर फैक्ट्री से निकाला हुआ, इंडस्ट्री लगाई है, मशीन लगाई है, या फिर लोग अपना फिजिकल एक्टिविटी करके लगा रहे हैं, तो उसमें तो ये 2 रुपए लग गया ना। तो उसमें तो आटे की प्लस ये वाली कीमत इंक्लूड हो गई। फिर मैंने कहा जब बिस्किट की बात हो रही है ना, तो इस 50 में 2 रुपए वो वीट का भी है, 2 रुपए फ्लोर बनाने का भी है, शुगर का पैसा भी इसमें इंक्लूडेड है एक्स, प्लस में इसको पूरा बेक करने का, इसको बनाने का, कुक करने का बिस्कुट को, उसका रुपया भी इसमें इंक्लूडेड है। यानी कि ये जो 50 रुपए है ना, ये तो मेरे फाइनल या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट की यहाँ पे प्राइस है। उसमें तो ये चीज़ आपको समझ में आती है क्या, कि जब भी मैं फिनिश्ड या फिर फाइनल प्रोडक्ट बोलूँगा ना, तो उसमें जो भी इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स होंगे, क्या होंगे, जो भी मेरे इंटरमीडिएटरी क्या लिख दिया, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी वहाँ पे मुझे प्राइस को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया है बस उसकी ही प्राइस को मैं इंक्लूड करूँगा। इसे बोला जाता है जीडीपी। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हम जीडीपी में इंटरमीडिएटरी वैल्यू को ऐड करते हैं, तो बोल रहा है हमेशा कि इंटरमीडिएटरी वैल्यू को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है।
हमेशा याद रखोगे ना जीडीपी को लेकर के वो आपको 4 यहाँ पे क्या दे देगा, ऐसा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करके दे देगा और बोलेगा कौन सा यहाँ पे गलत है या फिर कौन सा सही है। तो याद रखना इंटरमीडिएटरी नहीं होता, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है उसकी ही हम वैल्यू को ऐड कर देते हैं फाइनली और हमें जीडीपी पता चल जाती है। अब सोचो अगर हम ये एक-एक को ऐड करेंगे तो यहाँ पे वेट की वैल्यू तो आपकी 3 बार ऐड हो जाएगी, फ्लोर की वैल्यू तो 2 बार ऐड हो जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है ना? फटाफट से बोलो हाँ। क्लियर हो गया जीडीपी? कभी भी आप कंफ्यूज तो नहीं होगे, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे दे। अब दूसरी बात, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला है? मैंने बोला है डेफिनेशन पे चलते हैं थोड़ा सा। देखो मैंने क्या बोला है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर। लेकिन हर एक सेक्टर में जो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है, सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपका यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर में हमने प्रोड्यूस करा वो सीधा का सीधा ही कंज्यूम किया जा रहा हो। जैसे कि अगर मैं मिल्क की बात करूं, आप जो मिल्क लेते हो, काऊ का मिल्क लेते हो या फिर आप बफेलो का मिल्क लेते हो, वो तो डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है ना। तो वो आपका कहाँ से निकल के आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर से निकल के आ रहा है। तो जीडीपी को आप जब देखते हो ना तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती हैं कि हर सेक्टर में ये देखो सबसे पहले कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है? फाइनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि ये जाके जो एंड कस्टमर है वो यूज़ कर रहा है। तो ये जो आपका मिल्क है वो तो एंड कस्टमर ही यूज़ कर रहा है, तो इस मिल्क को तो आप पूरा ही ऐड करोगे। तो कभी ये गलती मत कर देना कि प्राइमरी सेक्टर को हम छोड़ देते हैं। सारे प्राइमरी सेक्टर को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जहाँ पे आप डायरेक्ट कंज्यूम करो, सपोज करो आप हनी है, हनी को आप कंज्यूम करने लग रहे हो। आपने जो लोकल लोकल जो बेचने वाले आते हैं ना, कि वो जो फेरी लगाते हैं, आपने उससे हनी लिया, वो तो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करके लेके आया हुआ है। समझ रहे हो बात को? बात की गहराई तक घुसना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको इसमें कोई भी कैसा भी क्वेश्चन घुमाए, कंफ्यूज नहीं होना कि भाई हमें करना क्या है। बेसिकली जो भी एंड यानी कि जो कंज्यूमर है ना, वो जिस चीज़ को यूज़ करने लग रहा है, उस चीज़ को या फिर वो जिस सर्विस को ले रहा है या फिर जिस गुड्स को ले रहा है, वो जो यूज़ कर रहा है उसका वैल्यू को आपको ऐड करते जाना है। वही मेरी क्या हो जाएगी? जीडीपी। अरे बात क्लियर है क्या? फटाफट से हाँ बोला। अब ऐसा भी हो सकता है कोई यहाँ पे जो फ्लोर बन के आया है उसका बिस्किट बने ही ना, वो डायरेक्ट फ्लोर कंज्यूम कर लिया जाए, तो आपको उस फ्लोर की वैल्यू फिर ऐड करनी है। क्लियर हो गया? अरे बोलो हाँ। ठीक है, चलो अब ये जीडीपी का यहाँ पे मामला खत्म होता है। नाउ अब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है यार कि इंडिया में यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, ये किस तरीके से मूव हुआ, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ इसका। बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे केस स्टडीज दे रखी है पूरी एनसीईआरटी में। पढ़ना बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए, इसलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो यार थोड़ा सा नीचे आते हैं। वेट अ सेकेंड। देखो इस ग्राफ को भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले दो चार पॉइंट आप लिखोगे। देखो जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि कोई भी कंट्री है, कोई भी जब कंट्री होती है, कोई भी कंट्री है, ठीक है, लेटेस्ट से ए बी सी डी कोई भी है। आप आज के टाइम पे हम दो केस उठाते हैं, यूएसए का उठाते हैं कि इंडिया का उठाते हैं, ठीक है। यूएसए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे डेवलप्ड है, लेकिन आप बात करोगे यूएसए में 1800s के टाइम की या फिर 1900s के टाइम की, या फिर उससे पहले आप ये मिड 1800 उठा लो। तो यहाँ पे क्या हुआ यूएसए में, ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर बेस्ड था। यहाँ पे भी क्या था, किसान लोग खेती करते थे, अपना पैसा अपना जो भी खेती बाड़ी, वो जो भी उनका क्या बोलते हैं अनाज होता था या फिर उपज होती थी उसे आके बेचते थे, ठीक है। ये क्या था आपका प्राइमरी में था। इंडिया जब यहाँ पे आज़ाद हुआ तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे मेन उद्देश्य था वो क्या था, एग्रीकल्चर को डेवलप करना किसी ना किसी तरीके से। तो कोई भी जब इकोनॉमी स्टार्ट होती है किसी भी कंट्री में, तो सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए वो स्टेप क्या होता है, फिर सबसे पहला जो बेसिक सेक्टर होता है वो कौन सा होता है, तो वो प्राइमरी सेक्टर ही होता है, ठीक है। इसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उस कंट्री के अंदर, तो वो सेकेंडरी में जाता है। फिर आपका सर्विसेज देने स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो किस में पहुंच जाता है, अपना टर्शरी में पहुंच जाता है, ठीक है। याद रखोगे इतनी सी चीज़ ना। दूसरी बात कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इनसे एमसीक्यू सीधे सीधे बनेंगे, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं इनमें क्या होता है कि जैसे कोई डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, एक तो एग्रीकल्चर का। देखो कोई अंडर डेवलप्ड है तब तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जब प्राइमरी सेक्टर अच्छा खासी डेवलप हो जाता है, एग्रीकल्चर पे ठीक ठाक ध्यान हो जाता है, अच्छा खासा एग्रीकल्चर हो रहा है पूरी कंट्री में, सब चीज़ें हो रही हैं, तब वो कंट्री आ जाती है डेवलपिंग के फेज़ पे, यानी कि पैसा कुछ आ जाता है लोगों के पास। मैंने आपको लिमिट बताई हुई है कौन सी लिमिट में आता है ना। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं ना, इनका फोकस होता है कि हम लोगों को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाएँ। यही होता है ना। क्या होता है कि बेसिक सर्विसेज लोगों को मिल जाएँ। अब इन बेसिक सर्विसेज में क्या-क्या आता है, आपका हॉस्पिटल हो गया, ठीक है? क्या हो गया भाई? हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गई, स्कूल्स हो गए, यानी कि जब मैं एजुकेशन लिखता हूँ इसका मतलब स्कूल, टीचर वीचर सब सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है? और आपका
बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, डिफेंस हो गया। अच्छा, आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले डिफेंस सर्विसेज किस में आती हैं, तो डिफेंस सर्विसेज आती हैं टर्शरी सेक्टर में, ठीक है, किस में, टर्शरी में। नाउ इंश्योरेंस हो गया, डिफेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन भी पता है ना किस में आता है, ट्रांसपोर्टेशन आपका टर्शरी में आता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा अपना, पोस्ट ऑफिस हो गया या फिर आपका, ठीक है, जितनी भी ये सर्विसेज होती हैं, यानी कि ये जो पोस्ट ऑफिस सर्विसेज हो गई, है ना, तो ये जो है ये बेसिकली है क्या, सारी की सारी बेसिक सर्विसेज हैं। लेकिन ये जो सर्विसेज हैं ये कौन से सेक्टर में आती हैं, टर्शरी सेक्टर में आती हैं, क्योंकि सर्विसेज वाला जो भी एरिया है वो किस में है, टर्शरी सेक्टर, वाइट कॉलर जॉब्स। अच्छा, इवन जो पुलिस होती है वो भी किस में है, आपकी टर्शरी सेक्टर में है। तो ये जो बेसिक सर्विसेज हैं ये किसी भी डेवलपिंग कंट्री में होनी चाहिए, मानते हो ये बात, बोलो हाँ, ठीक है। तो अब ये डेवलपिंग कंट्रीज में होनी चाहिए, और ये जो भी बेसिक सर्विसेज होती है ना इनका चार्ज लेती है गवर्नमेंट। यानी कि किसके हाथ में होती है, ये गवर्नमेंट के हाथ में होती है। कभी भी आप देखोगे किसी भी डेवलपिंग कंट्री में तो हॉस्पिटल, मेजर जो हॉस्पिटल, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो प्रोपोर्शन होता है हॉस्पिटल को कंट्रोल कौन करती है, आज के टाइम पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल है इंडिया में तो उनको कंट्रोल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही कर रही होती है। यानी कि अगर कोई यहाँ पे अनक्रिपेंसी पाई जाती है तो उसको गवर्नमेंट देख सकती है। बैंक हो गया, पुलिस हो गया, इंश्योरेंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, पोस्ट एंड सर्विसेज, ये सब क्या है, किसके हाथ में है अभी आज के टाइम पे, गवर्नमेंट के हाथ में ही है। तो इसलिए बोला जाता है कि डेवलपिंग कंट्री में ज़रूरी भी है कि ये जो सेक्टर्स है ना वो गवर्नमेंट के हाथ में रहे, पब्लिक सेक्टर रहे ये, क्योंकि अभी आपकी कंट्री डेवलप्ड नहीं हुई है। अभी आप इंडिया में भी देखोगे तो अर्ली जो फेज़ हो रहा है अभी, डीमोनेटाइज, जो हम बोल रहे हैं ना कि मोनेटाइज कर दो हर सेक्टर को, तो वो इतना जल्दी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। पहले उसे आप डेवलप्ड के फेज़ पे ले जाओ। लोग बोलते हैं ना कि आप अमेरिका क्यों नहीं बना रहे, उसके पीछे बेसिक थ्योरी नहीं पता है लोगों को, कि जो बेसिक सर्विसेज होती हैं वो आप किसी डेवलप्ड कंट्री में तो कर सकते हो कि चलो इसे प्राइवेट में दे दो, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा। डेवलप्ड का मतलब क्या है, हमने बोला लोगों के पास इतने डॉलर आ जाएंगे पर एनम के, यानी कि उनके पास पैसा है, प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब आप डेवलपिंग फेज में हो, आपके लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है, उनकी अभी बेसिक जो ज़रूरतें हैं वही पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आप अगर प्राइवेट कर दोगे तो लोगों की क्वालिटी गिर जाएगी, और लोगों की ही क्वालिटी गिरेगी तो देश तो कहीं से भी डेवलप नहीं होने का, ठीक है। ये चीज़ है। अब सपोज़ करो आप एजुकेशन को पूरा प्राइवेट कर दो, तो जो बेचारी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, डेवलपिंग कंट्री का मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी पॉवर्टी लाइन पे है, क्योंकि पैसा नहीं है, यही मतलब होता है ना बेसिक सा। अगर पैसा नहीं है, एजुकेशन भी नहीं दोगे तो वो एचडीआई में कहाँ से ऊपर आएँगे? नहीं आएँगे, आप डेवलप्ड कभी हो ही नहीं पाओगे। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं। खैर, लोग पता नहीं आजकल बिना सिर पैर की बातें करने लग गए हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये सब हो गया, अपने को ज़्यादा पॉलिटिकल बातों पे जाना नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपकी इकोनॉमी मूव करती है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, डेवलपिंग कंट्री में बेसिक सर्विसेज किसके अंडर होती हैं, तो गवर्नमेंट के अंडर होती हैं या फिर पब्लिक सेक्टर के अंडर होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के पास जो हिस्सा होता है किसी भी कंपनी का, तो उसे बोल देते हैं पब्लिक सेक्टर, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, ये सब आपको पता ही होगा। नाउ अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इंडिया की हम बात करने लग रहे हैं। यहाँ पे पहला वाला ग्राफ देखो, यहाँ पे मैंने कहा जीडीपी है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की इंडिया की, ठीक है। 2 ईयर की हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ये है 1973-74 की, ये है 2013-14 की। अब ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये है प्राइमरी सेक्टर इंडिया का, रेड में है ये आपका सेकेंडरी सेक्टर इंडिया का, और ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ये है टर्शरी सेक्टर इंडिया का। जब ये 1973-74 की बात करेंगे, अब देखो हमारा देश कुछ दिन पहले ही आज़ाद हुआ है, तो सबसे पहला फोकस हमारा किस पे रहेगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पे क्या हो, अच्छे से एग्रीकल्चर बूम कर पाए थोड़ा सा, ठीक है। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे देश आगे ही बढ़ेगा। तो ये आपका 40 ईयर्स का गैप है, ठीक है। 40 ईयर्स के बाद हम दो ग्राफ मैच कर रहे हैं, क्या क्या हमारे देश में बढ़ी जीडीपी, ठीक है। तो हमने देखा प्राइमरी सेक्टर से जो जीडीपी आ रही थी 1973 के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा थी, यानी कि जो आपका बेसिक प्राइमरी सेक्टर तो अब आपको पता ही है। सेकेंडरी सेक्टर में जो आपका इंडस्ट्रीज़ थी वो यानी कि पहले काफ़ी कम थी, तो उनसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम यहाँ पे क्या आ रहा था हमें, यहाँ पे जीडीपी सबसे कम आ रही थी सेकेंडरी से, ठीक है। टर्शरी से आपका कहीं ना कहीं ये बीच में था, यानी कि पहले नंबर पे आपका प्राइमरी था, दूसरे पे टर्शरी था, तीसरे पे आपका सेकेंडरी था। अच्छा, मैं आप कहोगे सर सेकेंडरी तीसरे पे क्यों, इंडस्ट्रीज तो काफ़ी लगने लग गई थी। मैं कहूँगा यार टर्शरी में क्या होता है कि मैंने क्या बोला अभी, बेसिक फीचर्स, यानी कि हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन होगी, तो ये सब तो गवर्नमेंट के हाथ में था। तो गवर्नमेंट पहले से ही, आपको याद होगा कि पहले कुछ नहीं था हमारे पास, हमने आईआईटीज़ बनाए, आईआईएम बनाए, है ना। तो ये जो कॉलेजेस बनाए, एजुकेशन में काम करा, एम्स बनाए हमने, तो ये सब चीज़ें हमने बनाई, हॉस्पिटल्स
हॉस्पिटल्स वगैरह गवर्नमेंट ने बहुत काम किया इसके ऊपर, पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया। तो यानी कि जो जीडीपी है वो टर्शरी सेक्टर की कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का भी था, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स यहाँ पे धीमे धीमे काम करेंगी, क्योंकि देखो किसी भी देश में स्किल्ड लेबर जो होती है ना, स्किल्ड लेबर, वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपका सेकेंडरी वाला सेक्टर बूम करेगा। और स्किल्ड लेबर आज के टाइम पे भी इंडिया में है नहीं, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर आपका इसलिए लो पे है, आज के टाइम पे भी आपका सेकेंडरी सेक्टर लो पे है एज कंपैरेटिव टू टर्शरी सेक्टर। लेकिन आप अगर देखोगे ना, इंडिया में टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम किया है। आप अगर सॉफ्टवेयर कंपनीज देखो इंडिया में कितनी सारी हैं, तो ये चीज़ भी एक अलग से फैक्टर है। तो अब देखो, अगर हम कंपैरिजन करते हैं 2013-14 का, तो टर्शरी सेक्टर कितना ज़्यादा बूम कर गया, ठीक है। अब फिर मैं थोड़ा सा ये दिमाग में रखना, दूसरा वाला ग्राफ लेके जा रहा हूँ, तीनों ग्राफ हमें कंपैरिजन करने हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है। देखो, अब सबसे ऊपर हमने देखा था कि जीडीपी में कौन से सेक्टर का कितना योगदान है, यानी कि कौन सा सेक्टर कितनी वैल्यू पैदा करके दे रहा है कंट्री को, ठीक है ना। ये हमने देखा कंपैरिजन। अब दूसरे वाले ग्राफ में मैं आपको दिखा रहा हूँ शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, यानी कि जीडीपी में कितना शेयर है। तो शेयर अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी का है 1973 के टाइम पे, ठीक है। प्राइमरी का कितने परसेंटेज में था? 40% था। देन आपका 10%, देखो 10% किस में है? सेकेंडरी में है। देन आपका जो टर्शरी है, टर्शरी में कितना हो गया? 50 से 100, यानी कि 50% का। अब आप देख पा रहे हो टर्शरी का यहाँ पे सेक्टर कितना ज़्यादा है। तो ये क्या है? शेयर ऑफ सेक्टर था जीडीपी में। जैसे कि मैंने क्या बोला, ये जीडीपी है मेरी, तो इसमें 50% तो सीधा सीधा टर्शरी के पास चला गया। देन ये है आपका यहाँ पे क्या, ये सेकेंडरी का है, और फिर ये आपका प्राइमरी का है। फिर मैंने कहा 2013-14, यानी कि आज के टाइम के सिनारियो की बात करते हैं, तो यहाँ पे अब ये जो यानी कि अब ये जो बेसिकली हमारा परसेंटेज है जीडीपी में, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि पैसा घट गया, ठीक है। पैसा तो अब इतना ही है, ये हमने पैसा अलग से देख लिया कि इतना पैसा, इतना करोड़ का हमारा ये देखो, ये है आपका पैसे के कंपैरेटिव में, यानी कि ये पैसा दे रखा है, इतना पैसा हमारा 1974 में आ रहा था, इतना पैसा अब 2014 तक आ रहा है, यानी कि पैसा तो कहीं ना कहीं बढ़ा है हर सेक्टर का, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो इस परसेंटेज में कितना कितना परसेंटेज एज कंपेरेटिव टू 1973 यहाँ पे 2013 में बढ़ा है या घटा है। तो आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर का पैसा तो बढ़ा है, लेकिन जो आपका बेसिकली प्राइमरी सेक्टर है ना पूरा का पूरा, उसका परसेंटेज आपका घट गया है। ये अराउंड आपका 11 to 12% आ गया है। वहीं अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, तो ये आपका कितना पहुंच गया, देखो ये 32 हो गया, तो इसे आप 20% आराम से मान सकते हो, 20% से ऊपर। जबकि आप अगर यही टर्शरी सेक्टर को देखोगे, तो ये टर्शरी सेक्टर का कितना यहाँ पे शेयर है पूरी जीडीपी में, तो इसी का शेयर अकेला है आपका 32 से लेके 100, यानी कि 68% के लमसम, या फिर 70% के लमसम का, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। अब समझना ये क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, या फिर आप यहाँ पे देख रहे हो धीमे धीमे अगर एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है, क्योंकि आपने देखा पैसे के अगर हम रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मनी के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है, ठीक है। ये हर सेक्टर बढ़ा है आपका मनी के कंपैरेटिव में। तो यहाँ पे रीज़न क्या है ना इसका, कि टर्शरी सेक्टर इतना ज़्यादा बूम कर गया परसेंटेज में भी, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में आप क्या कर रहे हो, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हो, इसमें आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, या फिर आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं। तो जब भी आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बोलो हाँ। तो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो मीन्स वो किस में चला गया, टर्शरी सेक्टर में। तो टर्शरी सेक्टर मैंने क्या बोला था, ये इन दोनों को हेल्प करता है डेवलप करने में, इसलिए टर्शरी सेक्टर का आपका हिस्सा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे पास देखो सॉफ्टवेयर कंपनीज बूम कर रही हैं, हमारा आईटी सेक्टर बूम कर रहा है, और हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर इन दोनों सेक्टर को कहीं ना कहीं हेल्प भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसका परसेंटेज कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गई। और गवर्नमेंट के हाथ में है, आज गवर्नमेंट के हाथ में क्या है, सबसे ज़्यादा पोर्शन है, तो इसलिए भी ये धीमे धीमे बढ़ता ही जाएगा टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अब लेकिन अगर आप थर्ड ग्राफ देखोगे, तो भाई ये क्या हो गया, देखो अगर हम यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं, ये जो आपका पाई चार्ट है, ये मैंने कहा ये एम्प्लॉयमेंट का है। इस एम्प्लॉयमेंट में 1977 के टाइम पे ये 71 था, 71% होगा ये, हाँ 71% एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर दे रहा था आपका, ये दे रहा था प्राइमरी सेक्टर। 11% एम्प्लॉयमेंट दे रहा था सेकेंडरी सेक्टर, और 18% एम्प्लॉयमेंट दे रहा था आपका टर्शरी सेक्टर। अब आप कहोगे सर यहाँ पे हमने ऊपर देखा कि टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा पैसा
पैसा भी कमा के दे रहा है जीडीपी में, टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज भी है। तो 2017-18 के टाइम पे तो आपका क्या हो जाना चाहिए, इसका परसेंटेज और बढ़ना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर को ही देना चाहिए। लेकिन आप देखो मजे की बात, आज के टाइम पे भी 44% एम्प्लॉयमेंट आ रहा है प्राइमरी सेक्टर से, 25 आ रहा है सेकेंडरी सेक्टर से, सिर्फ यहाँ पे 31% आ रहा है टर्शरी सेक्टर में, जो कि आज के टाइम पे जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है। कुछ घुसा दिमाग में? हाँ, कुछ आ रहा है क्या दिमाग में? क्या आ रहा है? मैंने कहा कि यार प्राइमरी सेक्टर, एक बात बताओ, जब सबसे कम पैसा कमा के दे रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा कम वैल्यू है इसकी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट में है, यानी कि लोगों को पैसा तो बहुत कम मिल रहा है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन, सपोज करो ये 100 है, 100 में से हमारे 70 लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं। इस एम्प्लॉयमेंट में से जो 44 लोग हैं ना, 44% 70 का, वो लोग तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट में हैं जो एम्प्लॉयमेंट कहा ही नहीं जा सकता, सबसे ज़्यादा कम पैसा दे रहा है वो तो, क्योंकि और जो सेक्टर यहाँ पे देखो, जो सेक्टर यहाँ पे आपका बीच में है वो भी सिर्फ 25% ही दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है। 31% टर्शरी दे रहा है, यहाँ पे तो लोग काम ही नहीं कर रहे हैं टर्शरी में, जो सबसे ज़्यादा जीडीपी दे रहा है वहाँ पे तो ऐसे लोग हैं जो बहुत कम नंबर्स में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आता है आपका डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि ये प्राइमरी सेक्टर में कहीं ना कहीं लोग, आप कह तो रहे हो एम्प्लॉयमेंट में है, इनके पास नौकरी है, कहने को तो आपने कह दिया चलो नौकरी है, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड कह पाओ ना, ये लोग कभी कर पाएंगे अगर यही कंडीशन रही तो। अरे दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं घुसा? हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझोगे क्या कि क्या समझाऊं? देखो, सबसे पहले आपको समझना है, 2-3 फैक्ट समझो पहले, ठीक है? तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, क्या है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, ये कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट लाके देता है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर बोल दो या फिर आपका प्राइमरी सेक्टर, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर अल्टीमेटली है क्या, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है ना? तो देखो, फैक्ट है ये, याद रखना, एग्रीकल्चर में 50% ऑफ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जबकि ये जीडीपी में सिर्फ 1/6 योगदान दे रहा है। समझ रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है? लोग कितने काम कर रहे हैं आपका यहाँ पे, जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि जो इसके एम्प्लॉई हैं वो हैं 50%, अराउंड 50%, थोड़े से कम है, 48 भी 48 के लमसम है आज के टाइम पे, ठीक है? और ये जीडीपी में सिर्फ 1/6 योगदान दे रहा है, समझ रहे हो आप? हाफ भी नहीं दे रहा है, हाफ का हाफ भी नहीं दे रहा है, यानी कि ये 1/2 का 1/2 का 1/2 के लमसम दे रहा है, ठीक है? तो आप बात की गहराई तक पहुंच पाए कि हमारे देश में अंडर एम्प्लॉयमेंट आ गया है। क्या आ गया है? अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अब आपको ये समझना है ये अंडर एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। लिखो इसको अब, when there are when there are more than required more than required people are employed in any sector, then it is called अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? ये लिख लेना आगे, एंड इट इज कॉल्ड क्या? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब बेसिकली हो क्या गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन है यार जहाँ पे सपोज करो ये कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर है, ये प्राइमरी सेक्टर है, इस प्राइमरी सेक्टर में मैंने कहा 100 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इन 100 लोगों में से सपोज 40 लोगों को हटा भी दो, सिर्फ अगर 60 लोग काम करेंगे ना, तब भी उतना ही प्रोडक्शन निकल के आएगा जितना ये 100 लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 40 लोग हैं ना, इनका कुछ काम है नहीं, ये बस बैठे हुए हैं, इनको बस ये लग रहा है कि नाम मात्र के लिए हमारा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इनको कुछ फ़ायदा मिल नहीं रहा है। तो आप समझ रहे हो, यानी कि जब प्रोडक्शन सेम रहे, अगर आप इन एक्स्ट्रा लोगों को हटा दो, तब भी जो प्रोडक्शन है वैल्यू का वो सेम रहेगा। पॉइंट को नोट डाउन कर लेना इस वाले भी। अब देखो, आपको मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं। अब हम चलेंगे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। आपने ये समझ लिया अंडर एम्प्लॉयमेंट है क्या, कि जहां पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग आप दिखा दो काम कर रहे हैं, लेकिन वो उससे कम लोगों को ये द्वारा भी किया जा सकता है, बस 40 लोग तो बिना मतलब बैठे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है? उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया? ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब सपोज करो यार, यहाँ पे मैं ज्वार की खेती करता हूँ, ठीक है ना? जो ज्वारा है या फिर आपका अरहर की दाल की खेती करता हूँ, ठीक है? अरहद क्या बोलते हैं इसको, अरहर है ना? तो अरहर की जो दाल आती है ना, उसकी मैं खेती करता हूँ, और मेरे घर में 5 लोग हैं,
अब इस अरहर की खेती के लिए मुझे किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? रेन पे। मैं पूरे साल काम तो करता नहीं हूँ अरहर की खेती के लिए। तो मैंने जब इसकी बुआई करनी है, कटाई करनी है, यानी कि जब मुझे इसको हार्वेस्ट करना है या फिर मुझे जब इसको सो करना है सीड्स को, तभी मैं काम करूँगा। मेरे घर में, मेरी फैमिली में 5 लोग हैं और ये पाँचों के पाँचों 18 प्लस हैं। हम पाँचों लोग मिलकर के खेती करते हैं अरहर की। लेकिन यहाँ पे जब पूरे साल हम बैठ के यही काम करते हैं, ठीक है, अरहर की खेती करते हैं। अब बेसिकली हम क्या यहाँ पे 5 लोगों के काम करने की ज़रूरत है, या फिर ये 5 लोग क्या पूरे साल भर काम करते हैं? नहीं करते हैं। सिर्फ जब हमें सोइंग करनी है, कटिंग करनी है, तब जाके काम कर लेते हैं, बाकी पूरे साल हम खाली बैठे हैं। लेकिन बाहर से देखने में क्या लग रहा है? ये पाँचों लोग हैं, ये पाँचों लोग खेती करते हैं। तो ये बेसिकली है क्या? क्या ज़रूरत है इन पाँचों लोगों को बैठने की कि हम खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं? नहीं है। तो बेसिकली इसी को कहा जाता है कि ये लोगों को लग तो रहा है कि भाई ये एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, यानी कि ये लोग किसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे इनके पोटेंशियल का यूज़ नहीं किया जा रहा है। इनका पोटेंशियल क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। और इसी को बोला जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना? सॉरी, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ये आपका क्या है कि देखने में तो लग रहा है ये लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई काम कर नहीं रहे हैं, है ना? तो इसी को क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड, क्या लिख दिया यार, अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये, ठीक है? क्या है ये? अनएम्प्लॉयमेंट। कि है तो अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन देखने में लग रहा है कि ये लोग तो एम्प्लॉयमेंट में हैं। ठीक? समझ में आती है क्या इतनी सी बात? फटाफट से हाँ बोलो। अब ये जो 5 लोग काम कर रहे थे, ये 5 लोग एक ही जगह लगे हुए हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में। अब सपोज़ करो इन 5 लोगों में से सिर्फ़ 3 लोग ही ये काम करें और 2 लोग जाकर के क्या करने लग जाएँ, कुछ और काम करें। बाकी का जो भी काम है या फिर जो गवर्नमेंट दे रही है या फिर कुछ और एम्प्लॉयमेंट में लग जाएँ, तो वहाँ से उनको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेंगी। वो वेजेस से क्या होगा? फैमिली की इनकम बढ़ेगी। फैमिली की इनकम बढ़ेगी, अल्टीमेटली हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, क्योंकि वैल्यू भी ऐड करेंगे ना ये लोग। जहाँ भी काम कर रहे होंगे वहाँ से वैल्यू निकलेगी कुछ ना कुछ। तो एज ए जीडीपी बढ़ती है। ये नहीं कि आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हो, किसी भी जगह 5-6 लोग लगे हुए हैं जहाँ पे उनका पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोल देते हैं? डिस्गाइज। जिसकी एक डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ आपको, जो पेपर में आ सकती है सीधी सीधी, देखो। और इसको ना यहाँ पे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है? दूसरा नाम है इसका हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली ये क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट दैट डज नॉट अफेक्ट, दैट डज नॉट अफेक्ट एग्रीगेट इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है ना? एग्रीगेट, एग्रीगेट इकोनॉमिक आउटपुट। यानी कि अगर आप इनमें से, मैंने क्या बोला, इन 5 में से 2 लोगों को निकाल दो, खेती तो तब भी हो रही है ना। यानी कि ये आपका एग्रीगेट इकोनॉमिक आउटपुट को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है? ये 2 वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा ही लगे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। ये कब होता है? इट अकर्स, ये भी लिख लो, इट अकर्स व्हेन प्रोडक्टिविटी इज लो। जब क्या होता है ना कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी इज लो, प्रोडक्टिविटी क्या हो? कम हो। एंड टू मैनी वर्कर्स, एंड टू मैनी वर्कर्स, देखो, वर्कर्स जब बहुत सारे लोग क्या करें, आर फिलिंग टू फ्यू जॉब्स, आर फिलिंग टू फ्यू जॉब्स, यानी कि बहुत कम जॉब्स कर रहे हो बहुत ज़्यादा वर्कर्स। यानी कि आपकी जॉब तो बेसिकली 10 है, यानी कि ये जो लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन घुसे हुए हैं सपोज करो 80 लोग या फिर 20 लोग भी घुसे हुए हैं। तो इसको क्या बोल दोगे? कि ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, ठीक है? जहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट फुल कैपेसिटी पे ना हो। समझ गए क्या? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं अब। देखो यहाँ पे दूसरे तरीके का जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, वो है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेवल पे। अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं कहोगे, लेकिन इसमें क्या है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर में। अब सपोज करो यार, कोई एक ऐसा बंदा है जिसको स्किल आती है, स्किल सीखी हुई है उसने, तो वो अपना काम करके एक अच्छा खासी पैसा कमा रहा होगा। वहीं जो अनस्किल्ड लेबर है, सपोज करो ऐसे किसी काम करने को 100 रुपये मिलते हैं। अब वही काम अगर स्किल्ड लेबर करेगा, अपनी स्किल लगा करके करेगा, तो उसे यहाँ पे कितना मिलेगा? अराउंड 180 के ऊपर ही मिलेगा आराम से, ठीक है? तो ये एक डिफरेंस है। हमारी पॉपुलेशन को, हमारी जो मेजर पॉपुलेशन या फिर मेजर जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं लोग, वो अनस्किल्ड हैं। उनको स्किल देने की ज़रूरत है। अब आप अगर आज के टाइम की बात करो ना, तो हमारी 5 से लेके 29 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है ना, वो अराउंड 60% के लमसम है। लमसम बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है। अराउंड शायद 59 है ना? 59 ही है। तो 5 to 29 ईयर्स के लोग 59% है। और जो एजुकेशन में जाते हैं सिर्फ, वो कितने हैं? अराउंड 41% है। तो समझ रहे हो इतना बड़ा गैप है। अगर आप एजुकेशन ही नहीं दोगे तो वो स्किल कहाँ से आएगी? नहीं आ पाएगी। तो आज के टाइम पे अगर आप नीति आयोग का ये डेटा है, अगेन एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए ये डेटा बता रहा हूँ।
हाँ, तो नीति आयोग का डेटा है कि अगर आप एजुकेशन में ही सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अच्छा किया जाए तो 20 लाख जॉब्स जनरेट की जा सकती हैं आराम से। तो जॉब्स काफ़ी जनरेट की जा सकती हैं अगर हम इन सभी सेक्टर्स पे अच्छे से काम करें। बाकी का डेटा पे आपको ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है। तो बस इसी सब चीज़ को देखते हुए कि जो हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, अब देखो जो हमने देखा हमारी कंट्री में यार डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, राइट टू वर्क के अंडर क्या हुआ है, राइट टू वर्क के अंडर हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया, यानी कि एक आपकी योजना लॉन्च की गई। सबसे बड़ी योजना है ये एमजी नरेगा, ठीक है ना। क्या है एमजी नरेगा, फुल फॉर्म इसका याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इसमें क्या कहा गया कि जो लोग एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं, अब सपोज करो इनमें से जो 2 लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ काम करेंगे, वो चले जाएंगे एमजी नरेगा के पास, कहेंगे भाई लाओ हमें काम दो अब, ठीक है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं, यहाँ पे इनको एक्स्ट्रा इनकम भी आ सकती है। क्या बोलते हैं इसमें एमजी नरेगा में कि आपको 365 दिन में से 100 दिन का काम हम देंगे, गवर्नमेंट देगी। और और क्या था, हाँ ये 2005 में आपका लॉन्च हुआ था, महात्मा गांधी नरेगा योजना। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी लिख लोगे कि मैं लिखा दूं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, लिख लोगे क्या। अरे यार देखो क्या है आपका, नेशनल रूरल क्या था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ना, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यार लिख लेना, ठीक है, मन नहीं हो रहा लिखने का। चलो, एमजी नरेगा कब आई, 2005 में आई, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या, क्यों आई, तो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ये जो हो रहा था हमारी कंट्री में, इसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं, और ये सक्सेसफुल भी रही है। लेकिन अगेन एक योजना पूरा इतना बड़ा यार, इतने सारे आप देख रहे हो एम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, तो उसको एक योजना अकेले मिलके कम नहीं कर सकती है, बट स्टिल बहुत बड़ा हाथ है इसका, और दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये, ठीक है। चलो, तो अब देखो यार, अब बस ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आपका फाइनल पार्ट आ गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना। तो ये जो है हम कल ख़त्म कर देंगे इसको, और इसका जो अगला चैप्टर है, न्यू चैप्टर भी कल ही स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपका मनी एंड क्रेडिट है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, मनी एंड क्रेडिट, फिर इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर होगा ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमर राइट, ये आपके 2-3 चैप्टर और पढ़ने हैं हमें, फिर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज भी कल ही करेंगे। और बस यार इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। एनसीईआरटीज़ वगैरह आप लोग पढ़ो, और बाकी के सेक्शंस पे भी अच्छा ध्यान दो, है ना। बाकी के और भी जो सेक्शंस हैं, आपका सोशल साइंस हो गया, या फिर आपका मैथ्स हो गया और साइंस हो गया, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे अब एंड करता हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, और अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। और अगर आप लोग पता नहीं क्या करते हो, मतलब आप लोग की जो अभी प्रेजेंस है ना, जितने लोग आते हो उसको देख के ना, कोई और होता तो अभी तक बंद कर चुका होता, लेकिन पढ़ा रहा हूँ, अभी काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो बस उन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो अभी एंड करते हैं सेशन को, और चीज़ों को शेयर करते रहो, और क्या होता है, हाँ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और क्या होता है सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ये भी कर देना, पता नहीं यार। चलो, ये